नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच अखिलेश यादव के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है। आइए आपको सुनाते हैं पहले कि चाचा भतीजे ने एक दूसरे के लिए क्या कुछ कहा है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है चाचा से? आप मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश। दादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी के 11 जो विधायक जीते उनमें से हैं। अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल देना चाहिए उनको। और पहले ही मैं तो कह चुका हूँ कि कोई भी बात होगी तो जब भी उचित समय होगा तो उचित समय से आप लोगों को अवगत करा देंगे। तो चाचा भतीजे में तकरार बड़े ही लंबे समय से चली आ रही है, कोई आज की कहानी नहीं है। सालों साल से ये तकरार चली आ रही है। चुनाव के दौरान तो दोनों साथ आए, फिर से तकरार देखने को मिल रही है। अब पहले आप में आखिर कौन झुकने वाला है, क्योंकि चाचा भतीजे एक दूसरे का सामना करने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जो तकरार चली आ रही चाचा भतीजे की, आखिर कब खत्म होगी? एक बार फिर से हम देख पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने। बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि यूपी में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश के यादव के बीच में एक बार एक दूसरे के बीच जो नाराजगी चल रही थी, अब वह खुल के सामने आने लगी है। दोनों लोग एक दूसरे को जिम्मेदाराना और बचकाना बयान दे रहे हैं और एक दूसरे पे कह रहे हैं, कस रहे हैं। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जिस तरह से खुलकर सामने आने दोनों लोग सामने आने लगे हैं बयानबाजी को लेकर, तो ये एक जुबानी जंग तेज हो गई है। आपको बताना चाहूंगा कि सपा से नाराजगी के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सपा गठबंधन के विधायक शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे थे। इस बीच उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन उसी बीच अगर अटकलों की बात कर लीजिए तो अखिलेश यादव ने बीते दिन कहा कि अगर हमारे चाचा बीजेपी में जाना चाहे तो जा सकते हैं, बीजेपी लेना चाहे तो ले सकती है। देर क्यों कर रही है बीजेपी के लोग, देर से क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे चाचा जी से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन बीजेपी बता सकती है कि वे क्यों खुश हैं। गैर जिम्मेदाराना है अखिलेश यादव के बयान को लेकर शिवपाल यादव ने कहा। अब इस बयान को लेकर शिवपाल यादव कहते हैं कि यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, दादानी वाला बयान है। मैं हाल के विधानसभा चुनाव में जीते सपा के 111 विधायकों में से एक विधायक हूं। अगर वह मुझे बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो मुझे पार्टी से निकाल दें। यानी कि नितिन देखिए, अपना रुख किसी ना किसी तरह से शिवपाल यादव साफ कर रहे हैं, अब इशारा कर रहे हैं, वो इंतजार एक तरह से कर रहे हैं। शायद उनके बयानों से देखिए साफ समझ में आ रहा है कि अगर वो निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो भेज दें। इससे अब हम क्या समझे? ये बड़ा इशारा है शिवपाल यादव का। अब तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा अंजलि, शिवपाल जी ने यह भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सबको साथ लेकर चलते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से सत्ता से हटाया जा सकता था। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें अपमान से के सिवाय कुछ नहीं मिला। शिवपाल ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव तो उनको लड़ाया जाता है, लेकिन वो सम्मान उनको नहीं दिया जाता है जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो पारिवारिक तौर पे देखा जाए या पार्टी तौर पे देखा जाए। क्योंकि एक सीनियर नेता बताए जाते हैं समाजवादी पार्टी को, जब जिस समय नेता मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे सपा के, और उस समय कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश की कमान शिवपाल यादव के ऊपर रहती थी और वो निश्चित तौर पे कार्यभार को संभालते थे, करते थे, इसीलिए उन पर ज्यादा भरोसा था। और उन्होंने ये भी
कहा है कि नेता मुलायम सिंह यादव की वजह से वह पार्टी से अभी तक जुड़े हुए थे और उनके लिए काम कर रहे थे, लेकिन जो अब जुबानी जंग सामने नजर आने लगी है दोनों के बीच में, तो जरूर कुछ इसमें खास होने वाला है और जल्द ही, क्योंकि जिस तरह से प्रगतिशील पार्टी ने अपना प्रकोष्ठ भंग कर दिया था, लेकिन प्रवक्ता पैनल फिर से चालू कर दिया, तो उसमें अब ये तो निर्धारित हो चुका है कि भाजपा में अगर वो जाते भी हैं तो वो एक गठबंधन के माध्यम से जाएंगे, क्योंकि ये कहना गलत होगा कि वह सदस्य लेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के साथ जितने भी हजारों उनके साथ जो नेता हैं उनको लेकर जाएंगे और इसी को लेकर वह उनसे खफा थे अखिलेश यादव से, क्योंकि उन्होंने 100 सीटें मांगी थी विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन उनको मात्र 1 सीट दी गई, जिससे उनके पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे और कार्यकर्ता थे उनमें काफी नाखुशपन देखने को मिल रहा था। अब इसी देखिए नितिन, क्या समझा जाए, ये एक तरीके का विक्टिम कार्ड है क्या चाचा भतीजे का? क्योंकि एक तरफ शिवपाल यादव जाहिर तौर से ये साबित करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों के बीच, समर्थकों के बीच, कि उनका अपमान हुआ है पार्टी में, इसलिए देखिए उन्हें निकाला गया है और अब मजबूरन उन्हें बीजेपी में जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, ये भी एक विक्टिम कार्ड चल सकते हैं, उनके बयानों से साफ समझ में आ रहा है कि शिवपाल यादव उनके साथ धोखा कर रहे हैं, बीजेपी से जाकर मिल रहे हैं। बिल्कुल अंजलि जी, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सपा से सभी लोग ज्यादातर नाराज चल रहे हैं, चाहे वह शिवपाल यादव हो या आजम खान की बात कर ली जाए, क्योंकि उनका डेलीगेशन एक गया था जेल मिलने सीतापुर, उनसे वो आजम खान नहीं मिलते हैं। आखिर क्यों नहीं मिलते? और लगातार सपा पार्टी से लगातार इस्तीफों का दौर जारी है, कोई ना कोई विधायक इस्तीफा दे रहा है और कोई ना कोई कार्यकर्ता दूर हो रहा है, तो कोई तो बात जरूर है, उसको लेकर खफा चल रहे हैं सभी लोग। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है कि शिवपाल यादव उनके चाचा हैं और उनके घर के ताल्लुकात हैं, परिवार का आना जाना है, उसके बावजूद उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। इसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है उन चीजों को, और उन्होंने इसी विषय पर कई बार दिल्ली जाकर नेताजी से बात करी, मुलायम सिंह से चर्चा करी कि इस खटास को दूर किया जा सके, उनको पार्टी में वो दर्जा मिले, क्योंकि अभी वो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी उन्होंने दावेदारी करी थी, जिसको देखकर अखिलेश यादव ने स्वयं आगे आकर अपना नाम दे दिया, और इसको देखकर कहीं ना कहीं आजम खान भी खफा चल रहे थे, क्योंकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कहीं ना कहीं दोनों का नाम चल रहा था, शिवपाल यादव और आजम खान का, तो दोनों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके अखिलेश यादव ने स्वयं नेता पक्ष में सामने आ गए, तो ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सपा को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में अब किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से चाचा भतीजे की एक तरह से कोशिश समझी जा रही है कि कार्यकर्ताओं और जनता के सामने एक विक्टिम कार्ड खेलना, यानी कि अखिलेश यादव एक तरफ शिवपाल यादव को साधते हुए ये संदेश देना चाहते हैं कि धोखा किया गया है, चाचा खुद छोड़कर जाएं, लेकिन दूसरी तरफ चाचा ये कह रहे हैं कि अगर उनको, उनके भतीजे को इतनी परेशानी है तो निकाल क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 111 में से एक वो भी तो है शामिल। उधर मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा है कि सपा और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। ये भी मैं इनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश व आराम के लिए नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर व कदम कदम पर कड़ा संघर्ष करके इनके अनुयायियों को व खासकर दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया है। ये भी इनको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि ये कार्य दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम
वह देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। और सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आजम खान ने अंतरिम जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उनकी, लेकिन आजम खान की जमानत पर कोई फैसला नहीं हो पाया। 4 मई को दोबारा सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ कुल 87 मुकदमे दर्ज हैं। एक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई है। बचे हुए एक मामले में जमानत मिलने पर आजम जेल से रिहा हो जाएंगे और इस आखिरी मामले में ही आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। ये मामला वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि आजम खान क्या रिहा हो पाते हैं। इस आखिरी मामले में जमानत उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो अब ये देखना होगा कि आजम खान को इस आखिरी मामले में जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। और जब शुरुआत हुई मुकदमे दर्ज होने की 125 की संख्या पहुंच चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, अब देखिए 87 मुकदमे, जिनमें कि 87 मुकदमे में तो राहत मिल चुकी है, लेकिन आजम खान को अब एक आखिरी मुकदमे में राहत मिलना बाकी है। तो अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, उनका पूरा परिवार जेल पहुंच गया था, लेकिन अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को तो राहत मिली। अब राहत मिलना बाकी है आजम खान को, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से ऐलान कर चुके थे कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि रिहाई मिल जाए आजम खान को, जेल से वो बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। जब शिवपाल सिंह यादव ने निशाना साधा था कि अगर अखिलेश चाहते तो आज आजम खान जेल में नहीं होते, और यह भी आरोप लगाया था शिवपाल सिंह यादव ने कि 2 साल में महज एक ही बार मिलने गए अखिलेश यादव आजम खान से। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल भी मिलने गया था, जिसमें रविदास मेहरोत्रा मिलने गए, लेकिन उन्हें मिलने से रोक दिया गया। संवाददाता मुजासिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजासिम, अब देखिए आजम खान की एक मामले में, एक आखिर मामले में सुनवाई होनी है, क्या फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, जिस तरीके से आजम खान का सवाल है, सत्ता परिवर्तन के बाद उनके ऊपर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए, जिनमें से वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ा मामला था, और उन्हीं में जो किसानों की चकरोड है और जमीन है उससे जुड़े मामले रहे हों, चाहे बकरी चोरी का मामला हो। हालांकि ज्यादातर मामलों में उनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन एक मामला ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है, जिस पर उनकी जमानत को लेकर जो सुनवाई चल रही है, और उसी को लेकर जो है यहाँ पर जिस तरीके की चर्चा है, वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर जो उनके यहाँ पर सपोर्टर हैं, जो रामपुर के स्तर पर जो सपोर्टर हैं, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही है, और वो दुआएं भी मांग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आजम खान की रिहाई हो सके और वो बाहर आए, और ताकि उनको जो एक बेहतर लीडर है वो फिर लीडरशिप उनको मिल सके। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए जिस तरह से सीतापुर जेल में नेताओं का तो तांता लगा हुआ है, कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम से लेकर सपा के प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा था, इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव तो मिलने अक्सर ही जाते रहते हैं उनसे। तो अब ऐसे मौके पर उनकी रिहाई होना बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए
लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लंबे समय से सुनवाई भी हो रही है, अब 4 मई का इंतजार होगा, यानी कि ईद वो अपने परिवार के साथ मना सकेंगे। जी देखिए, जिस तरीके से नेताओं का सिलसिला है, पिछले दिनों में जयंत चौधरी आए, वो उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पर पहुंचे, और आज फिर आजम खान, जिस तरीके से सूचना मिल रही है, जिस तरह से खबर है, प्रमोद कृष्णन जो है उनके आजम खान के घर पे पहुंचे हुए हैं, उनके परिवार से मिल रहे हैं। और अब इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आजम खान और आजम खान के जो सपोर्टर है उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से, वहीं दूसरे जो विरोधी दल हैं या दूसरी और पार्टीज कह सकते हैं, चाहे उनमें कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, उनके नेता जरूर आजम खान और आजम खान की फैमिली से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी अटकलें जरूर लगाई जा सकती हैं, लेकिन हालांकि इस बात में को भी मैं साफ कर दूं, क्योंकि अगर आजम खान पार्टी छोड़ते हैं या उनका परिवार पार्टी छोड़ता है तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर उनको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, और ऐसे कुछ हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जबकि ये जरूर है कि लगातार वो संपर्क में जरूर है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या लोकदल हो या कोई और पार्टी हो, उसके संपर्क में जरूर आजम खान और उनका परिवार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुसाजिम। और प्रदेश में भूमाफिया और उपद्रवकारियों के खिलाफ योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी है लगातार। और इसी बीच डासना कस्बे में सरकारी तालाब पर बसाई गई उस्मानगढ़ी कॉलोनी को ध्वस्त करने प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश में अमन और शांति बनाए रखने का काम तेजी में है, और इस दौरान सीएम ने भूमाफियाओं का गुंडाराज जड़ से मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक डासना कस्बे में भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर उस्मानगढ़ी कॉलोनी खड़ी कर रखी थी, जिसका पता चलने के बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर कॉलोनी का ध्वस्तीकरण करने पहुंचा, और इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर मौजूद रहे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी कॉलोनी जो कि ध्वस्त कर दी गई है, अब इसके बाद क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल अंजलि जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और जितने भी गुंडे हैं उनके खिलाफ जो योगी सरकार का जो बुलडोजर है लगातार गरज रहा है, इसी कड़ी में गाजियाबाद में भी तो जो गाजियाबाद का इलाका है, मसूरी इलाका है, वहां पर डासना स्थित उस्मानगढ़ी कॉलोनी बनाई गई थी, जहां पर आज पूरी तरीके से अवैध रूप से जो पूरी कॉलोनी बसाई गई थी उसको जो योगी सरकार ने आज पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। जो बुलडोजर है वो लगातार वहां पर गर्जा है पूरी तरीके से। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं हमारे दर्शकों को बता देते हैं, जिस तरीके से लगातार पूरी तरीके से जो कार्रवाई चल रही है, योगी सरकार जो पूरी तरीके से एक्शन में है, तो लगातार जो अपराधी हैं या लगातार जो पूरी तरीके से जो भूमाफिया है उनको पूरी तरीके से बख्शा नहीं जा रहा है। और मैं बता देता हूँ, गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जो लगातार वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए थे, और गाजियाबाद के एसपी देहात और सीओ सदर लगातार वहां पहुंचे और लगातार उनकी निगरानी में पूरी तरीके से जो बुलडोजर की कार्रवाई है पूरी की गई थी। जी, कौन कौन दोषी पाया गया है, उन दोषियों पर क्या क्या कार्रवाई हुई है नितिन? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, जो भूमाफिया है पूरी तरीके से इनके साथ पूरी कार्रवाई की जा रही है। मैं बता देता हूँ, जो दरअसल जो मसूरी इलाके थाने इलाके का डासना देहात क्षेत्र है, उसमें उस्मानगढ़ी इलाके में भूमाफिया ने सरकारी तालाब की जमीन पर पूरी तरीके से अवैध कॉलोनी बसा दी थी। इलाके में अवैध रूप से मकान बना लिए गए थे जो कि 35 से 40 साल पुराने हो गए थे। अभी भी हाल में सरकार ने घर के मालिकों को नोटिस दे दिया गया है, उसके बावजूद मकान खाली नहीं किए गए थे। उसके मामले में प्रशासन ने कड़ा रूप अपनाया और अवैध रूप से पूरे जो बुलडोजर है वहां पूरी तरीके से पहुंचा और गिराना शुरू कर दिया। पूरी तरीके से जो मामला है इसमें सामने निकल का है, जो पूरी तरीके से जो उस्मान है और वो वहां पे पूरी तरीके से वहां पे अवैध कब्जा करके रखे हुए थे। पूरी सरकारी जो जमीन थी वो पूरी तरीके से खाली कराई गई है। जो अवैध कॉलोनी बसाई गई थी वो सपा के नेता निकले हैं, वो पूरी तरीके से भूमाफिया का लगातार पहले से भी भूमाफियों में उन पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो भूमाफियाओं पर कई मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके हैं, कार्रवाई लगातार जारी है। और वाराणसी के विश्वविख्यात काशी विश्वेश्वर नाथ
था। उसी प्रांगण की ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन दिनों सुनवाई जारी है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की कोर्ट में इस प्रकरण में अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल उठाया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है। गुरुवार को जस्टिस प्रकाश पाडिया की कोर्ट में मामले की सुनवाई लंच के बाद हुई। अब इस प्रकरण की सुनवाई इसी कोर्ट में आगे भी जारी रहेगी और 10 मई को इस मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। और बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य की मौत के मामले में भाई ने शराब और तहबाजारी ठेकेदार पति और पूर्व डीआईजी ससुर समेत 4 ससुराल जनों के विरुद्ध हत्या और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 50 लाख रुपए की मांग करने के साथ तहरीर में लड़का पैदा करने के लिए दबाव बनाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए। पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार करने के लिए फिलहाल दबिश दे रही है। श्वेता सिंह की मौत के बाद उनकी बेटियों का मार्मिक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो रोते हुए मोदी जी, योगी जी से मां को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर की कार्रवाई से बीजेपी विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने तहसीलदार के सामने ही तहसील को जलाने की धमकी दे डाली और इतना ही नहीं, लेखपाल तहसीलदार को विधायक केतकी सिंह ने भद्दी भद्दी गालियां भी दी। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण गिराया था। जिले के बांसडीह तहसील के उदुहा गांव का मामला है। बीजेपी विधायक केतकी सिंह का धमकी देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायक ने तहसीलदार के सामने बांसडीह तहसील में आग लगाने की भी बात कही। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लेखपाल और तहसीलदार को गोलियां और गालियां देने का आरोप भी लगाया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।